हेलो एवरीवन। क्लास 11 हिंदी का ये चैप्टर 1 है। प्रेमचंद का नामक का दारोगा का इसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कहानी का नायक मुंशी बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलाउद्दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलाउद्दीन भी उसकी दृढ़ता से मुग्ध हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा। कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा, पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। पहला है, एक पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफेदपोश व्यक्ति था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। दूसरा है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति। इस प्रकार से पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू भर कर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें है वृद्ध मुंशी, दूसरा वकील और तीसरा शहर की भीड़। तो एक एक करके हम इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम वृद्ध मुंशी के बारे में जानेंगे। वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। अब हम वकील के बारे में जानेंगे कि आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के अलाउद्दीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट, शहर की भीड़ के बारे में। तो शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पंक्ति है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है,
इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसमें पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर होगा, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। दूसरा प्रश्न होगा, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा, जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, नमक का दारोगा। कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, सबसे पहला शीर्षक हम मान सकते हैं कि ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी बंशीधर को भी कठिनाइयाँ सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। नमक का दारोगा का शीर्षक हो सकता है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, क्योंकि इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपदीन का साथ देते हैं। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कहानी के अंत में अलोपदीन के वंशधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर होगा, कहानी के अंत में अलोपदीन के वंशधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट होगा, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अलोपदीन प्रभावित हो गए थे। फिर है अगला पॉइंट, वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। अब आइए इसके बाद पाठ के आसपास से प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहला प्रश्न है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर होगा, वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलोपदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो उत्तर होगा,
समाज के ऊंचे तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि वे बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वे जैसे बोलते हैं शायद वैसा करते भी हैं। परंतु एक बार मैंने अपने ऐसे ही करीबी मित्र को, जो समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें करते हुए सुना था, उसे ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा भ्रम टूट गया। चौथा प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, पहला प्रश्न है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, तो इसका उत्तर होगा, जब मैंने देखा पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। दूसरा प्रश्न, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, तो इसका उत्तर है, जब हमें पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों की उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। तीसरा प्रश्न, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो इसका उत्तर है, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों में समान मानते हैं? तो नहीं, इनमें अंतर है। ठीक है, पढ़ना लिखना और शिक्षा अथवा साक्षरता में अंतर है। साक्षरता का मतलब है जिसे हम केवल पढ़ और लिख सकें, और शिक्षा का अर्थ है पढ़ाई लिखाई का उपयोग कर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाए, वह शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो उत्तर है, यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जा सकती। छठा प्रश्न, इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलाउद्दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो इसका उत्तर होगा, अलाउद्दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो अलाउद्दीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलाए। इसके बाद आइए समझाइए तो जरा। ठीक है, पंक्ति दिया हुआ है, उसको समझाना है। पहला प्रश्न देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इसका अर्थ होगा, इसमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न है,
इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य व अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो इसका उत्तर होगा मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को दूर रखने के लिए बंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो इसका उत्तर है बंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा और इस तर्क से उसका भ्रम पुष्ट हो गया। चौथे प्रश्न की ओर आइए। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। उत्तर होगा आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी अलोपदीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। पांचवा प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका उत्तर होगा पंडित अलोपदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई। दुनिया की जबान टीका टिप्पणी करने से दिन हो या रात रुकती नहीं। इसलिए यहाँ टिप्पणी क्या क्या है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। छठा पॉइंट, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा, व्याख्या होगा, वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे बंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं रिश्वत न लेकर और अलोपदीन को पकड़कर बंशीधर ने गलती की और उपयुक्त कथन कहते हैं। खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। सातवां प्रश्न, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका उत्तर होगा बंशीधर ने अलोपदीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकरा कर उसके धन के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आठवां प्रश्न है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इसका उत्तर होगा न्यायालय में बंशीधर और अलोपदीन का मुकदमा चला। बंशीधर धर्म के लिए और अलोपदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब आइए आगे भाषा की बात से प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा उर्दू हिंदी के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। इसका उत्तर होगा भाषा की चित्रात्मकता। इसमें देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अब आइए लोकोक्तियाँ जो दिया हुआ है, पूर्णमासी का चांद,
सुअवसर ने मोती दे दिया। ये लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे फूले न समाना, सन्नाटा छाना, पंजे में आना, हाथ मलना, मुंह में कालिख लगा आदि मुहावरे। इनके प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। उत्तर होगा, कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे पूर्णमासी का चांद और पीर का मजा। और हमारे तरफ से भी 2 पॉइंट है, 1 दिन की खुशी और 4 दिन की चांदनी। ठीक है, तो 1 दिन की खुशी इस विशेषण का अर्थ होगा क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं, इसलिए 1 दिन की खुशी। फिर है 4 दिन की चांदनी, इसका अर्थ होगा कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती हैं, 4 दिन में सब खर्च हो जाता है, इसलिए 4 दिन की चांदनी। फिर है तीसरा प्रश्न, बाबूजी आशीर्वाद। ख है सरकारी हुक्म। ग दातागंज की। घ कानपुर। सभी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, तो सभी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, यानी विस्मयादि चिन्ह। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो यहाँ पर है बाबूजी आशीर्वाद, मतलब है बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। ख सरकारी हुक्म, इसका अर्थ होगा वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। ग दातागंज के, तो इसका अर्थ होगा पंडित जी दातागंज के रहने वाले हैं। घ कानपुर, यह बस कानपुर जाती है। इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।